सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रजी। नाजरीन, भारत में वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं। 24वां मैच इस वक्त दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी है। ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स की टीमें इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। 24वां मैच है ये। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया, जो कि दुरुस्त साबित हुआ और डेविड वार्नर, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, आज उन्होंने वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू की और आज भी सेंचुरी की है उनकी जानिब से। इसके अलावा स्टीव स्मिथ और मार्नस लैबुशेन ने भी 50s स्कोर किए हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 307 रन, 6 खिलाड़ी आउट है और 44 ओवर्स का गेम हो चुका है। नाज़रीन, इस मैच के हवाले से आपको हम मजीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन आज जो सब में बड़ी स्टोरी भारत से सामने आई वो ये है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से स्टोरी ब्रेक की गई और दावा किया गया कि पीसीबी थिंक टैंक ने यह फैसला कर लिया है कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। नाज़रीन, हमें और आपको सबको मालूम है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तानी टीम की जानिब से दी जा रही है, वर्ल्ड कप में 5 मैचेस खेल के सिर्फ 2 मैचेस जो है वो पाकिस्तानी टीम जीत सकी है। तो तब्दीलियां तो होंगी आगे चलकर, हो सकता है कैप्टनसी भी तब्दील हो जाए, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी टीम वहां पर मौजूद है और उसने अभी अपना 4 मैचेस खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल चुके हैं, इसके अलावा मजीद जो मैचेस हैं, अहम मैचेस हैं, वो अभी पाकिस्तानी टीम ने खेलने और अभी फैसला नहीं हुआ कि पाकिस्तानी टीम टॉप 4 में जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन उससे कबल इस तरह की न्यूज़ ब्रेक करना भारतीय मीडिया की जानिब से, इस पर अफसोस हुआ और मुझे ये साजिश की बू आती नजर आई, क्योंकि प्रेशर में आ सकती है पाकिस्तानी टीम। इस खबर के बाद बाबर आजम जो कैप्टन है वहां पर मौजूद हैं, उनकी टीम के 2 खिलाड़ियों का नाम भी लिया गया कि वो जो है मुमकिन तौर पर कप्तान भी बन सकते हैं बाबर आजम के बाद। तो मेरे ख्याल से खबर थी, ये खबर इस तरह ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी भारतीय मीडिया की जानिब से, बहरहाल ये ब्रेक हो गई। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादरा मुश्ताक। नादरा, वेलकम टू द शो। आप क्या समझती हैं, ये जो खबर ब्रेक की गई है भारतीय मीडिया की जानिब से, साजिश की बू आ रही है? देखिए, ये राइट टाइम नहीं है और जिस तरह से सोशल मीडिया एक तूफान बर्पा किए हुए है बाबर के अगेंस्ट, तो ये हम पे भी ज़ेब नहीं देखा। देखिए, हमारे वो प्लेयर हैं, हमारी प्राइड हैं। ऐसा नहीं है कि बाबर ने पाकिस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी कोई ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं, इसमें इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या अपने मुल्क के वक़ार को मजरू करने के मुतरादिफ है। इस तरह नहीं करना चाहिए। और बाबर की कैप्टनसी से मुझे भी इख्तिलाफ है। शुरू में जब बाबर को कैप्टन बनाया गया था, मैंने भी हमेशा यही आवाज़ उठाई कि बाबर को कैप्टन नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि बाबर को कैप्टनसी नहीं आती या बाबर जो है बिल्कुल डफर इंसान है, ऐसी बात नहीं थी। मैं इसलिए कहती थी कि एक इजाफी प्रेशर, एडिशनल प्रेशर क्यों दिया जाए। एक आपका वर्ल्ड क्लास बैटर है, बेहतरीन बैट्समैन वो है और उससे नाम बनाया है, ठीक है। विराट कोहली से सब कंपेयर कर रहे थे। अब इस हद तक लोग मतलब गिर चुके हैं जो इतनी स्लैंग लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और अपने कैप्टन के लिए, अपनी प्राइड के लिए, ये आप नहीं कह सकते कि बाबर के क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है। देखिए, हज़ारों हमारे कैप्टन आ चुके हैं पाकिस्तान के। इमरान खान थे, इंजमाम थे, राशिद लतीफ़ थे, शाहिद अफरीदी थे, अपने यूनुस खान थे, मोइन खान थे। किसने वर्ल्ड कप जितवाया, किसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई और कितनी मरतबा जितवाई, ज़रा इसका भी हिसाब कोई ले ले। लेकिन इस पर कोई कुछ बात नहीं करेगा। जितने भी इस वक्त बड़े बड़े सूरमा, हमारे लेजेंड्स, हमारे जो टीवी पे बैठे हुए इस वक्त बातें कर रहे हैं बाबर के या फिर सियासत के ख़िलाफ़ कि जी सियासत के लिए कि जी पाकिस्तानी टीम में सियासत हो गई है या पाकिस्तानी टीम में बाबर को नहीं होना चाहिए, उससे अपने दोस्तों को खिलाया। मैं आपको बता रही हूँ, जब से मैं कवर कर रही हूँ इस स्पोर्ट्स को, ख़ास करके क्रिकेट को, मैंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ देखी हैं, मैंने बहुत सारी दोस्त नवाजियाँ देखी हैं। उस वक्त भी ग्रुपिंग होती थी, अभी भी अगर ग्रुपिंग है तो उसको पॉजिटिव लें। अगर रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुपिंग बुरी नहीं है। अगर दोस्त नवाजी रिजल्ट ओरिएंटेड है, पाकिस्तान के फेवर में जा रही है, तो मेरे ख्याल से दोस्ती से अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी, कि देखिए, ये वाहिद वो स्क्वाड था, ये टीम थी जिसमें यूनिटी बहुत ज़्यादा नज़र आई। लेकिन हमने देखा कि एक बीच में शुरली छोड़ी गई कि जी शाहिद अफरीदी को होना चाहिए कप्तान। बीच में एक ऐसा भी स्टेटमेंट किसी की तरफ से आया, एक हमारे खिलाड़ी की तरफ से आया कि जी उनको होना चाहिए। और नादरा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से भी जो ये खबर ब्रेक की गई है, उसमें भी नाम लिया गया है कि शाहिद अफरीदी जो है वो मुमकिन तौर पर T20 के कप्तान होंगे।
देखिए ये तो आकिब जावेद साहब भी कह रहे हैं, वो तो अपने लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जो पीएसएल की कैप्टनसी या पीएसएल के चंद मैचेस में उन्होंने कैप्टनसी जो की है उस पर आप उनको बना देंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि शाहिन अफरीदी को बोर्ड कंसिडर करेगा कि उनको एज अ कैप्टन लाया जाए, लेकिन हाँ आकिब जावेद ने नाम भी उनका दिया है और भी कुछ लोगों ने उनका नाम दिया है शाहिन अफरीदी का, जो उनके करीबी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि शाहिन अफरीदी को T20 का कैप्टन बनाया जाएगा। हाँ, अगर बनाया गया तो हो सकता है कि वो रिजवान को कंसिडर करें या सरफराज, और अभी शान मसूद से बात अच्छा, हो रही है। रिजवान के हवाले से भी खबर आई है, शान मसूद के हवाले से भी, ठीक है, इस हवाले से भी कंटिन्यू होगी। इस वक्त हमारे साथ लाइन है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भारत से एजाज वसीम बाकरी। एजाज, वेलकम टू द शो। आप क्या समझते हैं, जो खबर सामने आई थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से दावा किया गया कि पीसीबी थिंक टैंक ने फैसला कर लिया है कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कैसे ये दावा कर सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को वर्ल्ड कप तक कप्तान मुकर्रर किया हुआ है और अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है और ये सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला होगा कि आया वर्ल्ड कप के बाद क्या बाबर व्हाइट बॉल की कप्तानी करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस घात में हैं और बहुत अरसे से ये अटेम्प्ट की जा रही है कि बाबर को व्हाइट बॉल की कप्तानी से हटाया जाए। अब ये तमाम डिपेंड करता है, पहले ज़का अशरफ के टेन्योर का फैसला होना है 5 नवंबर को और पाकिस्तान ने अपना आखिरी राउंड मैच खेलना है 11 नवंबर को। तो पहले तो ज़का अशरफ के मुस्तकबिल का फैसला होगा। अगर ज़का अशरफ की मैनेजमेंट कमेटी को प्राइम मिनिस्टर अगर एक्सटेंशन देते हैं तो उसके बाद फिर वो 11 तारीख को पाकिस्तान ने अपना आखिरी राउंड मैच खेलना है इंग्लैंड के साथ कोलकाता में। टीम सेमीफाइनल में जाएगी तो 16 तारीख को सेमीफाइनल खेलेगी, वरना घर चली जाएगी और उसके बाद जो मर्जी करते रहे। लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये जो सब कुछ किया जा रहा है, हमारे एक्स क्रिकेटर्स इसके पीछे हैं। कल पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर, मैं नाम ले लेता हूँ, आकिब जावेद का, वो एक टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि शाहीन अग्रेशन वाला है, शाहीन को बना दो। भाई अभी टूर्नामेंट जारी है। एग्जैक्टली पॉइंट यही है एजाज, टूर्नामेंट के दरमियान इस तरह की बातें अगर सामने आ रही हैं तो इससे टीम में जो है फूट पड़ सकती है, खिलाड़ियों में आपस में जो है वो इस तरह की सूरत हाल हो सकती है कि मैच में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे वो। आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स, जो श्रीलंका के ड्रेसिंग रूम के अंदर आर्गुमेंट हुआ था, उसके बाद शाहीन की शादी में सभी गए थे और अब ऐसी बातें नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बहुत बड़ी गलती है कि अफगानिस्तान वाले मैच वाले दिन पीसीबी तरदीद जारी कर रहा है कि जी इंडिया में मौजूद टीम के अंदर कोई रिफ्ट नहीं है। यार वो जो एक बंदा बैठकर ट्वीटें कर रहा है टीम के खिलाफ या बाबर के खिलाफ या लड़ाइयों की खबर दे रहा है, वो 2-4 हजार लोगों ने पढ़ी होगी, आपकी तरदीद तो लाखों लोगों ने पढ़ ली। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ब्लंडर कर रहा है। मैं इस वक्त भी पाकिस्तानी टीम आने वाली है यहाँ पर जनाई स्टेडियम में ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैं टीम के अराइवल के लिए खड़ा हुआ हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है कि प्लेयर्स में लड़ाई है, कोई मसला चल रहा है, कोई इशू है। प्लेयर्स डाउन जरूर हैं, डिसअपॉइंटेड जरूर हैं, वो प्लेयर्स मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं। पूरा दिन वो कल होटल में रहे, आज पाकिस्तान पहला ट्रेनिंग सेशन करने आ रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि लड़ाई हो गई है, उसको निकाल रहे हैं, उसको निकाल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है अगर टीम अपने 4 मैचेस जीते तो। बिल्कुल एजाज, ये बताएगा 6 बजे ट्रेनिंग सेशन का आगाज होना है, पाकिस्तानी टीम आप बता रहे हैं कि वहां पर आना है, तो ये बताइएगा कि फखर जमान की जो सेहत है उसके हवाले से क्या मालूम हो सका है? घुटने की इंजरी से वो सेहतयाब हो सके या नहीं हो सके अब तक? जी, फखर मुकम्मल तौर पर फिट हैं। अलबत्ता नवाज जो है उनकी फिटनेस का आज हमें यहाँ पर टीम पहुँचने वाली है, अगले 15 मिनट के अंदर टीम अपने होटल से निकल कर स्टेडियम पहुँचने वाली है। मालूम होगा कि नवाज की इस वक्त जो है ना वो तबीयत कैसी है। फखर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ था वहाँ पर 12th मैन के तौर पर डग आउट के अंदर बैठे थे, तो वो स्क्वाड के 12वें मेंबर थे। तो फखर मुकम्मल तौर पर फिट हो गए। अब ये देखें, इमाम उल हक ने और इमाम के साथ अब्दुल्ला शफीक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक अच्छा आगाज दिया पाकिस्तान को ओपनिंग में, बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान का अच्छा आगाज था। गो के इमाम लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, अब्दुल्ला फिर भी अच्छी इनिंग्स खेल गया। सो ऐसा नहीं है कि पैनिक हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ तब्दीली, क्योंकि बाबर आजम को अब एक तो खेलने का अंदाज बदलना होगा, दूसरा थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा। हम इसी तर्ज की क्रिकेट खेलते हुए एशिया कप से बाहर हुए और इसी तर्ज की क्रिकेट खेलते हुए वर्ल्ड कप के 3 मैचेस हार चुके हैं। ठीक है एजाज, साथ ही रहिएगा। नादरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस टीम 5 मैचेस खेल चुकी है वर्ल्ड कप में और 3 मैचेस हार चुकी है, सिर्फ 2 में कामयाबी हासिल की है। 4 मजीद मैचेस खेलने पाकिस्तानी टीम ने और अगर मगर की सूरत हाल जो है वो बरकरार है कि पाकिस्तानी टीम टॉप 4 में किस तरह जो है वो आ सकती है, क्या इम्कानात है, इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया है, पहले वो देख लेते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई है कि पाकिस्तानी टीम स्टिल कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, बट
अभी जो है वो पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्मेंस देनी है, और अगर कोई एक मैच भी पाकिस्तानी टीम हार जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तानी टीम के लिए क्वालिफाई करना टॉप 4 में। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर क्या सूरत हाल है उस पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो पॉइंट्स टेबल है उसमें 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 6ठी पोजीशन पर अफगानिस्तान है। टॉप पर भारतीय टीम इस वक्त मौजूद है 10 पॉइंट्स के साथ, उसका नेट रन रेट भी खासा बेहतरीन है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है। अगला मैच जो कि जुमे को पाकिस्तानी टीम ने खेलना है वो साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ खेलना है, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका को हराएगी, जिससे पाकिस्तानी टीम का नेट रन रेट और 2 पॉइंट्स जो हैं वो जरूर पाकिस्तानी टीम हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। न्यूजीलैंड को भारत ने शिकस्त दी थी और न्यूजीलैंड इस वक्त 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 पॉइंट्स के साथ इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तानी टीम 4 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। नादरा, आप क्या समझती हैं? अभी एजाज से बात हो रही थी हमारी, तो एजाज बता रहे थे कि अभी टीम ने आना है, प्रैक्टिस करनी है, और फखर जमान भी फिट हुए हुए हैं। लास्ट मैच में उन्होंने 12th मैन के तौर पर हिस्सा भी लिया। आप क्या समझती हैं जो अगली प्लेइंग 11 है जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी परसों, उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन कौन निकल सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त, और इमाम के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, और इमाम ने उस तरह की अप टू द मार्क उनके नहीं रहे कि स्कोर उन्होंने इतना बड़ा सेट किया हो। 17 रन तो कोई भी बनाता है, तो इतना बड़ा जिनसे उम्मीद होती है वो नहीं। और पिंच हिटर जो हैं वो फ़खर जमान है। देखिए, फ़खर जमान की क्वालिटी जो है वो बेशक कंसिस्टेंट नहीं रहते, लेकिन जब वो टिक जाते हैं क्रीज पे, जब वो जज कर लेते हैं, जब वो रीड कर लेते हैं, उसके बाद जो उनकी कनेक्टिविटी होती है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो बहुत बड़ा स्कोर बनाने की मतलब स्किल्स रखते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी सलाहियत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ़खर जमान फुल्ली फिट हैं तो उनका इंडक्शन जो है वो ज़रूर होगा। आप क्या समझती हैं, इमाम की जगह उन्हें शामिल किया जाना? जी बिल्कुल, इमाम की जगह उनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो अब्दुल्ला शफीक हैं उनको तो नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि इमाम जो हैं वो वेरी कर रहे हैं। कभी वो 37 रन्स बनाते हैं, कभी 36 बनाकर, या 15 रन्स बनाए, 17 रन्स बनाए, इस तरह से उनकी स्कोर आ रहा है। तो हमें चाहिए एक बड़ा स्कोर, और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो आगे तक रसाई हासिल करे, तो डेफिनेटली फिर तो चेंजेस थोड़ी बहुत करनी पड़ेंगी, 1 से 2 तो करेंगे। एजाज, आप वहाँ भारत में बैठे हुए हैं, तो क्या इत्तिलात क्या है, अगले मैच में कौन कौन शामिल हो सकता है, और खासतौर पर ये भी बताइएगा हारिस रऊफ की बॉलिंग के हवाले से क्या कहना है, टीम मैनेजमेंट वगैरह कोई बात हुई? देखिए, कप्तान बाबर आजम ने मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, काफी बुझे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो भी प्लान कर रहे हैं, हमारा प्लान जो है वो सही तौर पर हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। बाबर ने कहा कि हम बैटिंग अच्छी करते हैं तो हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं होती, अगर बॉलिंग अच्छी करते हैं तो हमें बैटिंग रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और जहां तक इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की और स्पिनर्स की परफॉर्मेंस है, तो एक बात तो याद रखी जाएगी कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की वजह से पाकिस्तानी टीम सफर कर रही है। आपके बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 305 रन स्कोर कर दिए, अफगानिस्तान के खिलाफ भी पाकिस्तान ने 283 रन स्कोर किए, और यहाँ तक कि श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद में भी पाकिस्तान ने 350 रन का टारगेट चेज किया था। लेकिन हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, इनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम को बहुत कॉस्टली पड़ रही है, इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अपने कप्तान को, और इनको विकेटें लेनी पड़ेंगी। बाकी हारिस ने इंडिया के खिलाफ भी पहला ओवर डाला, उसको वहां पे भी 17 रन पड़े। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने पहला ओवर डाला था बेंगलुरु के अंदर, जहां 4 चौके और 1 छक्का लगा, और अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भी हारिस रऊफ को पहले ओवर में 4 चौके लगे थे। तो हारिस का तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसा हुआ है कि शेकी हुआ है। अब यहाँ कप्तान बाबर आजम को चाहिए कि वो थोड़ी सी चेंजिंग करे। अगर हसन अली को पुराने बॉल के ऊपर, रिवर्स स्विंग के ऊपर मदद मिल रही है, तो आप हसन को नया बॉल मत दीजिए, आप शाहीन के साथ दूसरे एंड के ऊपर आप हारिस को लगा लीजिए। लेकिन एजाज, इसकी वजह ये भी हो सकती है शायद हसन का इतना पेस नहीं है, तो इस वजह से शायद उनसे करवा रहे। अफगानिस्तान तो अपने 6ठे या 7वें ओवर के अंदर मुजीब स्पिनर के साथ आ जाता है। देखें, पाकिस्तानी कप्तान की हिकमत अमली पता है, वो ये जो बताते हैं हमें कि हमने बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई हुई है। मुझे ये लगता है कि मैच से पहले हम भी पेपर पे लिख के बता सकते हैं कि पाकिस्तान के एक एंड से कौन आएगा, दूसरे एंड से कौन आएगा, बैटिंग में कौन आएगा, क्योंकि एशिया कप से हम इसी तर्ज की क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। एक भी तब्दीली, किसी एक चीज के अंदर भी बाबर आजम ने तब्दीली नहीं की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये सारी चीजें महंगी पड़ी हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि बाबर का अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर एतमाद इतना टूटा हुआ है कि अफगानिस्तान को यहाँ परसों चेन्नई के अंदर 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे,
और एक एंड से हसन अली का आखिरी ओवर था वो करवा के चला गया और शादाब ने 4 रन दिए। दूसरे एंड से उसने ना शाहीन को बॉलिंग दी, ना हारिस को बॉलिंग दी, उसामा मीर को लगा दिया। तो कप्तान इतना अपने बॉलर से मायूस हुआ। भाई ये टीम बुरी नहीं है, लेकिन वो जिस हिकमत अमली, जिस पैटर्न पे चल रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है इनको। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह अभी इजाज कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो बाबर आजम ने स्ट्रैटेजी प्लान की हुई थी अगेंस्ट इन द एशिया कप, सेम वही लेकर चल रहे हैं। अगर ये इसमें कुछ चेंजेस लाते तो यकीनी तौर पर सक्सेसफुल भी हो सकते थे। और जबकि आपको खुद भी पता है कि एशिया कप में पाकिस्तान की क्या प्लानिंग थी और किस तरह से पाकिस्तान खेला, कितना ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, हर तरफ से तनकीद हो रही थी। तो बाबर को चाहिए था कि कम अज़ कम अपनी कैप्टनसी पे थोड़ी नजरसानी करते। हम नहीं चाहते थे कि बाबर के ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव बात करें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि कहे बगैर रह भी नहीं सकते हैं कि इस वक्त बाबर को चाहिए कि अगर तो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करनी है तो थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करना होगा। जिस तरह से इन्होंने बताया कि वाकई बॉलर्स का बहुत ज्यादा यहाँ पर फॉल्ट है। नादरा साथी रहिए, नयरुद्दीन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता मैच में खेली उसमें कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको तब्दील करने की जरूरत है? अगला मैच बड़ा तगड़ा है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है परसों। सिर्फ एक चीज तब्दील कर दें, बाबर आजम खुद स्टेप डाउन कर दें और आप देखें कि फर्क नजर आएगा आपको। अदरवाइज वो जो एक फॉर्मूला है आइंस्टाइन का कि अगर आप कोई काम बार बार करें बगैर तब्दीली के और रिजल्ट एक्सपेक्ट करें कि जी नया आएगा, तो रिजल्ट नया नहीं आएगा। ये पागलपन की। सर ये वर्ल्ड कप के दौरान तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो स्टेप डाउन कर जाए। हो सकता है। आप देखिए आप बात कर रहे हैं, आपको याद है कि क्राइसिस में साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच के दौरान कैप्टन ऑस्ट्रेलिया ने अभी चेंज किया। टेस्ट मैच के दौरान सर वो तो टेस्ट मैच है। सर टेस्ट मैच में तो हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन शायद बीच में टूर्नामेंट के दरमियान शायद इस तरह कैप्टन चेंज करना पाकिस्तानी टीम के लिए टूर्नामेंट का इससे लुक नहीं है। कप्तानी कोई भी करे, इसका आईसीसी से रूल्स में कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आईसीसी के रूल्स के बाद अब मतलब समझने के बाद आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो आपने मुझसे पूछा ना, कोई एक बात वो यही बात है कि बाबर आजम फौरी तौर पे स्टेप डाउन कर जाए। वो ये नहीं है कि कोई सर ये भी बता दीजिए कि फिर बाबर आजम की जगह किसको बनाया जाए कप्तान? किसको बनाया जाए फिर कप्तान बाबर आजम की जगह? फौरी तौर पे शाहीन शाह अफरीदी को इंटरिम कप्तान बना दें बकिया 4 मैचों के लिए। ये मैं ज़का अशरफ से बहुत दस्त हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ फॉर मतलब पाकिस्तानी कौम के और जितने भी लोग हैं उनके जज्बात को मद्देनजर रखते हुए कि रहम करें पाकिस्तानी कौम के ऊपर। हम लोग एक वर्ल्ड कप हमारे लिए एक अजाब बन गया है। अच्छा एजाज, आप क्या समझते हैं, जैसे नयरुद्दीन साहब कह रहे हैं कि एक चेंज करनी चाहिए, बाबर आजम को हटा देना चाहिए, और जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की हम खबर जो हमने शुरू में की थी उस हवाले से भी खबरें सामने आ रही थी कि शाहीन शाह आफरीदी को T20 में कप्तान, और फिर सरफराज अहमद के हवाले से जिक्र किया गया कि उन्हें मुस्तकबिल में वनडे और जो टेस्ट मैचेज हैं उसके फॉर्मेट में कप्तान बनाया जा सकता है। मैं आपको अपने जराए से ये बता रहा हूँ कि पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ आज गद्दाफी स्टेडियम हेड ऑफिस में 2 बजे दफ्तर पहुंचे और वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो डोमेस्टिक के जो मामलात हैं वो उनके ऊपर बात करें। किसी बंदे की कोई कप्तानी के ऊपर बात नहीं हुई है और ये बेवकूफ़ी होती है कि वर्ल्ड कप के दौरान आप अपना कप्तान बदल दो। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो कप्तान बनाने की हम बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी एक फास्ट बॉलर है और उस फास्ट बॉलर की अगर किसी मैच के अंदर इंजरी हो जाए या किसी मैच में वो ना खेलेगा तो क्या करेंगे। और दूसरा, ये ओडीआई क्रिकेट के अंदर जो पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड सेलेक्ट किया हुआ है, इन प्लेयर्स की सिलेक्शन, हमें अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन ठीक करनी है। मुझे कम से कम कप्तानी में कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा है, गलतियां सभी कप्तान करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, वो इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के साथ हार गया। वर्ल्ड कप के 3 मैच इंग्लैंड हार के बैठा हुआ है। क्या किसी ने बरतानवी मीडिया ने ये लिखा कि जनाब आप कप्तानी से हटा दीजिए जोस बटलर को, आप बेन स्टोक्स को बना दीजिए? ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस हार के बैठा हुआ है इस वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है एजाज साथ ही रहेगा इस वक्त अरुण जेटली स्टेडियम। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली है। सिर्फ 40 गेंदों पर उनकी जानिब से 101 रन बनाए गए हैं। मनाजिर देख सकते हैं आप बोलिए उसकी स्क्रीन पर, किस तरह छक्का लगाकर ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल करी और सिर्फ 40 गेंदों का सहारा लिया, जिसमें 8 छक्के और 8 चौके शामिल थे। देख सकते हैं आप कि किस तरह वो कितने खुश हैं। ये वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल की जानिब से बना ली गई है।
एजाज, आप इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई खिलाड़ी क्यों नहीं मिलता पाकिस्तान को 5वें 6ठे नंबर पे जो इस तरह की क्रिकेट खेल सके? इफ्तिखार है, वो छक्के लगा रहे हैं, लेकिन कोई और दूसरा नजर नहीं आता। देखिए, इफ्तिखार है, पाकिस्तान ने सऊद शकील को भी इसलिए अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया था। बेसिकली हम लोगों ने अपने पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर तमाम तरह इन्हिसार कर रखा है और पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर हम अपनी टेस्ट टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी T20 और वनडे की टीम सेलेक्ट करते हैं। शादाब खान पाकिस्तान के नायब कप्तान है। मुझे कोई बता दे कि 4 ओवर्स में शादाब खान के 4 ओवर्स के बाद शादाब खान क्या परफॉर्म करते हैं। हारिस रऊफ को हमने पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के अंदर रखा हुआ है, यहाँ तक कि उसको टेस्ट स्क्वाड के अंदर रखा गया है, लेकिन वो भी 4 ओवर्स T20 क्रिकेट खेलते हैं। एक तो पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली हुई है और दूसरा हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, उस सिलेक्शन कमेटी आज से 8 महीने पहले रमीज राजा पीसीबी के सरबराह थे, वो एहसान मानी के बाद रमीज राजा के बाद अब उन्होंने कंटिन्यू किया, फिर केयर टेकर सेटअप आ गया, नजम सेठी आए, नजम सेठी के बाद अब जक्का अशरफ है और 5 तारीख को जक्का अशरफ को भी कोई पता नहीं है। कभी यहाँ पर चीफ सिलेक्टर शाहिद आफरीदी होते हैं, कभी हारून रशीद होते हैं, कभी मोहम्मद वसीम होते हैं और आजकल इंजमामुल हक हैं जो 4 दफा पीसीबी कह चुके हैं कि मैं अपनी जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। तो हमारा पूरा क्रिकेट का सेटअप ही वो, क्योंकि हम सरकार प्राइम मिनिस्टर हाउस उसकी नजर होती है कि हमने किसी अपने बंदे को पीसीबी के अंदर अकोमोडेट करना है और पाकिस्तान में 10-12 लोग ऐसे हैं जिनको पीसीबी का चेयरमैन बनना है, तो इसलिए ना सिस्टम हम बना सके ना प्लेयर्स को तलाश करते हैं। वो पीएसएल में जो लड़का परफॉर्म करता है उसको हम उठा के हर जगह खिला देते हैं, ये प्रॉब्लम है हमारा। ठीक है, एजाज और सैयद नईरुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको पाकिस्तान के कदीम तरीन क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से बताएंगे। बॉल स्पोर्ट्स में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और अरुण जेटली स्टेडियम से खबर यह आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 400 रन का हदफ दे दिया है। 8 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 399 रन स्कोर किए हैं और आखिर में ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है। विकेट के चारों जानिब उनकी जानिब से शॉट्स खेले गए हैं, 8 छक्के लगाए गए उनकी जानिब से, इसके अलावा 8 चौकों की भी मदद से उन्होंने जो है वो 100 रन मुकम्मल किए हैं और वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बना ली है। इसके अलावा डेविड वार्नर ने, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी सेंचुरी स्कोर की थी, उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ भी सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा स्टीव स्मिथ और मानस लेबुशेन जो हैं उन्होंने भी 50s स्कोर किए हैं। नादरा, आप क्या समझती हैं, 400 रन का हदफ दिया है ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को, पाकिस्तानी टीम छोटी टीमों के खिलाफ इतना स्कोर क्यों नहीं कर पाती? देखिए, मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है पाकिस्तानी टीम में। गो के उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, कर सकते हैं, लेकिन क्यों रिलक्टेंट होते हैं ये समझ में नहीं आया। या तो ये कि ये जो फर्स्ट टाइम हमारे स्क्वाड गया है भारत में, भारत की विकेट्स एक तो नाशना है, हालांकि समहाउ वही होती हैं जो कि एशिया की बनी हुई होती हैं, लेकिन मुझे लगता है एक प्रेशराइज है हमारी टीम ना, अंडर प्रेशर दिखती है। और छोटी टीम हम कह रहे हैं उसको छोटी टीम है, लेकिन मैं नहीं समझती, क्योंकि देखिए वो 50 ओवर्स के मैचेस खेलते हैं चले आ रहे हैं। हमारे पास जो है वो बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जिसमें हम 50 ओवर्स के मैचेस खेलें, बहुत कम ऐसे सीरीज़ वगैरह मिलती हैं हमें। ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान की टीम ने जो खेला है वो T20 खेले हैं या फिर लीग्स खेली हैं, तो 20 तक का इनका स्टेमिना तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन 20 के बाद जो ओवर्स होते हैं उसमें इनका स्टेमिना जो है वो बिल्कुल गिरने लगता है, और ये तब गिरता है जब आपकी फिटनेस लेवल जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। ये बात बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है, सभी बात कर रहे हैं। वसीम अकरम साहब ने भी कहा कि फिटनेस लेवल जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। ये तक कह दिया कि फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ, फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, होने चाहिए। अच्छा, प्लस ये कि इनके जो डाइट है, डाइट प्लान, उसको मुझे नहीं लगता, जैसे मैं सुनती हूँ कुछ प्लेयर से कि डाइट प्लान को फॉलो नहीं किया जाता, जो दिल में आता है वो खाते हैं। और यहाँ तक कि मैंने ये तक सुना है रज़ी कि जब आप ग्राउंड के अंदर जा रहे होते हैं, आपकी बैटिंग होती है, उस वक्त भी प्लेटें भर भर के, 1 नहीं 2 नहीं 3 प्लेटें माशाल्लाह से, कुछ ऐसे भी हैं बैट्समैन और बॉलर्स जो कि खाते हैं जबकि नहीं खाना चाहिए, और उसका रिजल्ट क्या होता है, जब आप जाते हैं वहाँ पर अपनी क्रीज पे, वहाँ पर आप आउट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी नादा, जो आप फिटनेस की बात कर रही हैं, मुझे मिसबाहुल हक का दौर याद आता है। उस दौरान जो थी खासा फिटनेस पर जोर दिया जाता था और खुद बहैसियत कप्तान मिसबाहुल हक प्लेयर्स के ऊपर चेक रखते थे।
जी बिल्कुल मिसबा रखते थे, क्योंकि मिसबा ने एक फास्ट बॉलर को पकड़ा और उनको कहा कि भाई अभी आपको जाना है क्रीज पे, लेकिन उन्होंने मजाल है हाथ रोका हो, उन्होंने चांपों से भरी प्लेट जो है वो 3 खाई, जिसपे मिसबा को गुस्सा भी बहुत आया था। तो मिसबा इस चीज को बहुत ज्यादा, तो फिर परफॉर्मेंस हुई थी उसके बाद? नहीं, उसके बाद आउट हो गया। ऑफ कोर्स आप खा के जाएंगे, आप कैसे कर सकते? नॉर्मल इंसान भी अगर हम खा के कहीं पर जाते हैं तो हम भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते। एक नॉर्मल इंसान जाके वहां पर आउट हो जाएगा, भाग नहीं सकता है, सांस फूलने लगता है। फिर ये तो सारे एथलीट्स हैं, ये क्यों नहीं? इनको चाहिए कि खुद भी करें कंट्रोल। अच्छा, फिर आपका जो शेड्यूल है वो बहुत अपसेट होता है। आपके टाइमिंग्स होने चाहिए कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो वो भी नहीं होता। आप सोते भी लेट नाइट हैं, बातें कर रहे होते हैं, चाहे रूम के अंदर भी हों। तो इन चीज़ों पे पीसीबी को चाहिए चेक एंड बैलेंस रखें, उसके बाद कहीं जाके आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। चले नादरा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान का अगला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ है परसों, तो आप क्या समझती हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ? वैसे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है ओवरऑल, अगर बात की जाए बड़े इवेंट्स की, तो आप क्या समझती हैं पाकिस्तानी टीम जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामयाब हो सकेगी? देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम जो है हमारे स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो मुज़ाहमत उनको करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं खेलते। और इससे पहले भी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के स्टैट्स उठा के देखें तो पाकिस्तानी का अपर हैंड रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को एज हासिल हो सकता है कि आप अपने सही तौर पे राइट टाइम पे स्पिनर्स को यूटिलाइज़ करें और हमारे जो बॉलर्स हैं न्यू बॉल से अर्ली विकेट्स लें, तो फिर कहीं जाके आप इस पे आप अपनी जो खामियां हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम, जिसको हम चोकर कहते हैं, वो चोकते जरूर हैं लेकिन अभी नहीं पता कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हर दिन तो वो नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन इस वाले सीजन में मैंने देखा जो वर्ल्ड कप का है, इसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो पाकिस्तान के लिए इतना ईजी बाइट नहीं होगा कि आपने गए और आपने जीत लिया और हम ये दिमाग में बिठा के जाएंगे ये तो चोकर्स हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो चोक कर रहे हैं ना मुस्तकिल। तो फिर हमें ये देखना होगा कि हमारी क्या खामियां हैं, और उससे पहले बिफोर गोइंग टू ग्राउंड आपको वहां जाकर देखते हैं कि किस तरह की जो है हिकमत अमली अपनाई जाती है पाकिस्तानी टीम की जानिब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ। नादरा, बहुत शुक्रिया, आप शो में आई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, तीरंदाजी की बात कर लेते हैं। एक कदीम खेल है लेकिन दौरे जदीद में भी उसकी मकबूलियत में कमी नहीं आई है। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर में सालाना जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें लड़कों और लड़कियों पर मुश्तमिल चारों सूबों की टीम्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हर निशानेबाज ने टारगेट पर खूब महारत से तीर बरसाए हैं। किसी का तीर निशाने पर लगा है तो कोई चूक गया है। और इसी हवाले से इसी चैंपियनशिप पर बात करने के लिए हमारे साथ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सैयद एजाज अली मौजूद हैं। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज साहब, हालिया जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप में हमने देखा कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये कितना हौसला अफजा लग रहा है आपको? किसका क्रेडिट है? सिंध आर्चरी एसोसिएशन और उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन ने ये इनिशिएटिव लिया कि जब भी वो कोई चैंपियनशिप करवाते हैं तो वो मेल और फीमेल दोनों की चैंपियनशिप करवाते हैं। और हमें ये भी लाजिम है तमाम एसोसिएशन को, जो प्रोविंशियल एसोसिएशन हैं, कि वो जो है अपने पास अपने क्लब्स को पाबंद करें कि अगर 60% बॉयज़ हैं तो कम से कम 40% उनके पास जो है वो गर्ल्स या फीमेल एथलीट्स होनी चाहिए। तो हम जो है वो इसी पे कारबंद हैं। ये बताएगा कि पाकिस्तान में आम तौर पर लोग जो हैं वो क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स पर इस तरह तवज्जो नहीं देते, लेकिन हमने देखा है कि अब आर्चरी में भी लोग खासी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, कुछ अरसे पहले तक तो मैं जानता हूं कि जब हम 6ठी या 7वीं नेशनल चैंपियनशिप खेल रहे थे, आर्चरी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन समहाउ ऐसा हुआ कि आहिस्ते आहिस्ते लोगों को अवेयरनेस बढ़ती गई। उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग, बहुत अच्छी कवरेज की हमारे तमाम इवेंट्स की, ख़ासतौर पे जो नेशनल इवेंट्स होते हैं, जो नेशनल लेवल पर, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जिनमें पाकिस्तान आर्मी, वापडा, रेलवेज और तमाम सूबे भी होते हैं। तो उन जो चैंपियनशिप्स की बहुत खूबसूरत तरीके से कवरेज और टीवी पर उनकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आया। और चूंकि आर्चरी जो है वो उसका कुछ हमारा स्पिरिचुअल ताल्लुक भी है, थोड़ा सा हमारा मजहबी जो है वो रुझान रखने वाले लोग भी जो है वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये सुनना है। इस वजह से ये खेल बहुत तेज़ी से तरक्की कर गया और आप देख रहे हैं कि इस वक्त
सिर्फ कराची में कम से कम 70 से 80 क्लब हैं जो एजाज साहब हम देख रहे हैं कि क्रिकेटर्स की खासी पजीराई होती है जहां जाते हैं, क्या हमारे आर्चरी प्लेयर्स की कौमी सतह पर भी पजीराई की जाती है? इस हवाले से हुकूमत का क्या किरदार है, क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत ने जो है वो इसमें जो उनका किरदार है वो तो ये है कि वो फेडरेशंस को बना दे और एसोसिएशंस को काम करने का मौका दे। मैं मिसाल दूंगा सूबे सिंध की, तो सूबे सिंध में जो है वो हमें केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने और के डायरेक्टर केएमसी ने जो उनके साथ साथ जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे केएमसी के, उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आर्चरी रेंज फराहम की हुई है। और अब ये खिलाड़ियों पर जो है वो मुनहसर है कि वो कितनी ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, कितना ज़्यादा वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। सिंध आर्चरी एसोसिएशन ने वहाँ कोचेस मुख्तस किए हुए हैं और लोग जो है वो अपने बच्चों को भेजते हैं, सीखते हैं। जो नेशनल लेवल पर डेफिनेटली अभी मैं जो लेटेस्ट जो इवेंट हुआ है उसकी मिसाल दूंगा, जो जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप हुई है पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी नहीं हुई, जिसमें 16 साल से कम उम्र बच्चे भी थे, 18 साल से कम उम्र बच्चे भी थे और 21 साल से कम उम्र बच्चे भी जो है वो उसमें मेल फीमेल दोनों शामिल थे। उनको वहां पर उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया गया था। इसके अलावा जब वो मेडल जीते हैं तो उनको कैश प्राइजेस भी वहां से मिले हैं। और जब वो यहाँ हमारे पास जीत कर आए हैं, जो हमारे सिंध की टीम जब आई है वापस, तो हमारे जो सूबाई वजीर हैं खेलों के डॉक्टर जुनैद अली शाह, उन्होंने उस टीम को अपने ऑफिस में कॉल किया, उन्होंने उनकी वजीराई की, उनको उनके खेल को सराहा और न सिर्फ सराहा बल्कि उनको कैश प्राइजेस भी जो है वो इनाम कुछ इस हवाले से भी बताइए, आप लोग जो इवेंट्स मुनक्किद करवाते हैं हुकूमत का उसमें कितना ताउन होता है, कितना अमल दखल होता है आर्चरी के हवाले से बताइए। ये भी बता दिएगा कि आर्चरी जो महंगा खेल है या सस्ता, इसे सीखने की ख्वाहिशमंद अफराद कैसे ये सीख सकते हैं? प्रोफेशनल आर्चरी जो है वो एक महंगा खेल है, इसमें कोई शक नहीं है। और महंगा होने की वजह यह है कि आर्चरी का इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनता, और जिस दिन ये बनना शुरू हो गया ये खेल इंतहाई सस्ता हो जाएगा। हमारे पड़ोसी ममालिक में जो नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं वो उनकी लोकल बनी हुई बोज और एरोज के साथ होती हैं। यही सब कुछ हम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है वो टेक्निकल जो स्टफ है उसकी कमी नहीं है, हम ये सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट लेने की बात है। इंडस्ट्रीज को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए कि वो दीगर खेलों के सामान के साथ साथ आर्चरी का सामान भी लोकली तैयार करें, ताकि उसे हमें इंपोर्ट ना करना पड़े और वो महंगा ना पड़े और हर आम आदमी की पहुंच। बहुत शुक्रिया अली, सिंध आर्चरी एसोसिएशन से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। थाईलैंड में होने वाली जूजित्सु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के जमील रिजवी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। जमील रिजवी मारूफ कानूनदान और पीसीबी के कानूनी मुशीर तफजुल रिजवी साहब जो थे उनके बेटे हैं। इसी हवाले से जमील रिजवी साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। जमील साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने गोल्ड मेडल जीता। थाईलैंड इंटरनेशनल जूजित्सु चैंपियनशिप के हवाले से कुछ बताइए कि इसमें कितनी टीम्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी टीम में कितने अफराद शामिल थे? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आप टाइम दे रहे हैं। सेकेंडली, ये जुजित्सु चैंपियनशिप जो था थाईलैंड में, इसमें कोई अराउंड कोई 20 या 22 टीम्स थी इन टोटल, पर टीम्स, और कोई तकरीबन कोई 300 के करीब कंपेटिटर्स थे इसके अंदर, पर एथलीट्स। पाकिस्तान से सिर्फ मैं अकेला इसमें कम्पीट कर रहा था। तो जमील साहब ये भी बताइएगा कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कितना हुकूमती ताउन जो है वो हासिल है आप लोगों को? आवाज आ रही है आपको जमील साहब? बेसिकली जो पाकिस्तान की नेशनल जिu-जित्सु फेडरेशन है वो थोड़ा सा भी कुछ सपोर्ट नहीं करती अपने एथलीट्स को। तो जो इसपी में आज तक किसी कंपटीशन में गया हूँ, मैं इससे पहले 2019 में वियतनाम में एक एशियन चैंपियनशिप में गया था, साउथ एशियन चैंपियनशिप था वो। उसमें भी मैं प्राइवेटली गया था। मेरे कोच जो जानजेब लोन है
वो बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं। वो एक ज़माने में फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दी फेडरेशन, और वो प्राइवेटली ही करते हैं। मैं भी प्राइवेटली करता हूँ। तो हम लोग तो बिल्कुल किसी लिंक के बगैर जाते हैं और अकेले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फेडरेशन वाले जो हैं वो एथलीट्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। जो उनको फंडिंग मिलती है वो एथलीट्स तक पहुंचती भी नहीं है। इवेंट जो नेशनल्स होते हैं वो भी बड़े क्वेश्चनेबल से इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे एथलीट्स के ट्रेनिंग कैंप्स प्रॉपर्ली नहीं होते, जो उतना उनको टाइम मिलना चाहिए, जो उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, वो उन तक पहुंचती नहीं है। हुकूमत पैसे सारे अलॉट करते हैं अपने एथलीट्स के लिए, अलॉटमेंट होती है, फंडिंग है इनके पास, लेकिन पहुंचती नहीं है एथलीट्स के पास। जमील साहब, ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि हुकूमत की जानिब से आपको सपोर्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में जुजित्सु ट्रेनिंग के हवाले से कुछ बताएं, कितने तरबियती मराकज़ हैं, हुकूमती सरपरस्ती है क्या? जुजित्सु नाम है स्पोर्ट का, जुजित्सु, और बेसिकली 2 ब्लैक बेल्ट हैं इस मार्शल आर्ट के पाकिस्तान में इस वक्त। एक कराची में अलीशा के नाम से, जिनकी कार्लसन ग्रेसी के नाम से एकेडमी है, और एक जहांजेब लोन साहब हैं लाहौर में जो मेरे कोच हैं, जिनकी ओबी मार्शल आर्ट्स फिटनेस के नाम से एकेडमी है। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है काफ़ी रिगरस और इंटेंस ट्रेनिंग होती है। इसमें सबमिशन रेसलिंग होती है, जिस तरह आपने बेसिकली अखाड़ों में रेसलिंग वगैरह से हमारे लोग बहुत फेमिलियर होते हैं। इतनी रिच हिस्ट्री है हमारी रेसलिंग की, बहुत मिलती जुलती उस तरह की ट्रेनिंग होती है। फाइट भी बहुत मिलती जुलती उस तरह की होती है। ग्रैपलिंग होती है, इसमें पंचेस और किक्स नहीं होते, इसमें आप बंदे को कंट्रोल करते हो, ज़मीन पे पोजीशंस के फर्क पॉइंट्स होते हैं, और आप बेसिकली चोक कर सकते हैं, ब्लड चोक होता है गले का, वो कर सकते हैं, या जॉइंट पे सबमिशन कर सकते हैं। ठीक, जमील साहब, बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर जुजित्सु जो है वो बहुत बाद में आता है, दीगर स्पोर्ट्स के बाद आता है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के बाद आता है। तो पाकिस्तान में जुजित्सु के मुस्तकबिल के हवाले से किस कदर उम्मीद है? कोच जहांजेब के साथ चला रहा हूँ, और जुजित्सु हमारा सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है इस वक्त जिम के अंदर। हमारे पास तकरीबन 40 से 50 जुजित्सु के स्टूडेंट हैं इस वक्त, एंड बहुत एक अच्छे रेट पे बढ़ रहा है। ये पॉपुलर बहुत हो रहा है क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कि आपको कोई भी इंसान किसी भी उम्र पे शुरू कर सकता है। आपको कोई बेस लेवल ऑफ फिटनेस की ज़रूरत नहीं होती, आप आगे ट्रेनिंग करना शुरू कर सकते हो। तो एक बड़ी अच्छी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, लोगों को मजा भी आता है सीख के। ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज है। जमील साहब, पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन तो है, इस हवाले से हमें कुछ बताएं कि उनका कितना ताउन हासिल होता है आप लोगों को, जब कहीं पे भी कोई इवेंट्स वगैरह में आप लोग हिस्सा लेने जाते हैं तो कितना ताउन फेडरेशन की तरफ से आप लोगों को मिलता है कि वहाँ पे परफॉर्म कर सकें? जुजित्सु फेडरेशन, अगर मैं आपको बहुत कैंडिडली बात बताऊं तो उनके पास जो भी हुकूमत की तरफ से फंडिंग अलॉट होती है वो फेडरेशन में जो ऊपर बैठे हुए लोग वो अपने ऊपर ही लगा रहे हैं। प्लेयर्स तक और स्पोर्ट की डेवलपमेंट तक कुछ फंडिंग नहीं हो रही। जो भी हमारी हुकूमत इनको देता है फेडरेशन वालों को, वो फेडरेशन वाले अपने पास ही रखे हैं या ज़ाया कर दें। इसमें बहुत बहुत बुरे हालात हैं स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के इस वक्त। अगर आप जाके देखें भी कदाफी में जहाँ पे नेशनल्स होते हैं वहाँ मैट्स का बुरा हाल है, वही बॉक्सिंग वाला हॉल इस्तेमाल हो रहा है। इनके ट्रेनिंग कैंप में पता नहीं इनको खाना पूरा मिलता है कि नहीं मिलता। बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में जुजित्सु फेडरेशन के। जमील साहब, ये हमें मालूम है कि ये खेल इतना महंगा नहीं है, सस्ता ही है, तो देखने वालों को क्या पैगाम दें, वो किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई जुजित्सु में जाना चाहता है तो? यहाँ पे पाकिस्तान में मेजर जो सिटीज़ हैं और उसके अलावा भी गुजरांवाला साइड पे, डीजी वाली साइड पे, हर जगह अब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और MMA, जुजित्सु के जिम्स हैं जहाँ पे जुजित्सु सिखाई जा रही है, और फर्क पे ब्रैकेट्स, फर्क फीस के जिम्स हैं हर जगह, लाहौर में भी, इस्लामाबाद, कराची। ठीक है जमील रज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक मुबारकबाद देंगे कि आपने गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाज़रीन, सैयद रज़ी को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।